उसकी मुस्कान चेरी ब्लॉसम के खिलने जैसी थी, जितनी कोमल और सुंदर हो सकती थी। युआन ज़ेयू उसकी मुस्कान देखकर ही सुन्न मंत्रमुग्ध हो गया। अगर यह कहा जाए कि उसकी पहले की रियायत ने उसे असंतुष्ट महसूस कराया था, तो अब उसने पूरी तरह से मानद संघ के सम्मान को पीछे छोड़ दिया था। ये सुनकर कि लावण्या राठौर का अभी भी जाने का इरादा है, उसने जल्दी से कहा, मिस राठौर, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं आपकी शराब में जहर कैसे मिला सकता हूँ? आज का मामला मूल रूप से लू जियाई के कारण हुआ था। वह सच में बहुत आगे निकल गई थी। आमतौर पर वह भी नए छात्रों और पड़ोसी छोटे देशों के छात्रों को प्रताड़ित करने के लिए मानद संघ के नाम का इस्तेमाल करना पसंद करती थी, और मैं लंबे समय से उसे इस बारे में चेतावनी देने का मौका ढूंढना चाहता था। लावण्या राठौर ने आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं। इस मामले में युवा मास्टर युआन, आपको भी लगता है कि मैंने उसे जो पीटा वह इसी लायक थी? मिस राठौर साफ और स्पष्ट तरीके से काम करती हैं, और चूंकि इसमें तर्क और सबूत हैं तो यह इसके लायक क्यों नहीं होना चाहिए? लावण्या राठौर ने उसे उदासीनता से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा मास्टर युआन काफ़ी समझदार हैं। बाहर के अन्य लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी आंखें आपके सिर पर हैं, आप अहंकारी हैं और आप जल्दबाज और दबंग हैं, और हमेशा छोटे देशों के उन साधकों का तिरस्कार करते हैं। लगता है कि ये सब अफवाहें हैं। वे स्वाभाविक रूप से अफवाहें हैं। कोई भी साधक किस देश से आता है यह मायने नहीं रखता, जब तक उनके पास पर्याप्त क्षमता है। मैं हमेशा उनके साथ अपने शीर्ष अतिथि के रूप में व्यवहार करूंगा। युआन ज़ेयू ने उसकी ओर एक नज़र चुराई और आगे कहा, उदाहरण के लिए मिस राठौर जैसा कोई जिसके पास दूसरों से ऊपर क्षमता और सुंदर रूप दोनों हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार करूंगा। ये शब्द काफ़ी स्पष्ट थे और इन्हें परोक्ष रूप से उसके प्रति अपनी पसंद व्यक्त करने के लिए माना गया। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित सभी मेहमान समझ गए कि क्या हो रहा था। तो युवा मास्टर युआन को ये काव्या राठौर पसंद आ गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी बड़ी परेशानी खड़ी करने के बाद भी युवा मास्टर युआन ने वास्तव में मामले को आगे नहीं बढ़ाया। बिल्कुल सही, मैंने पहले ही कहा था। युवा मास्टर युआन ने उसे जिस तरह से देखा वह कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो यह कोई भ्रम नहीं है। वह बस एक छोटे से देश की एक देहाती लड़की है, उसकी हैसियत बहुत ही नीची है। युवा मास्टर युआन को उसमें ऐसा क्या दिख गया? तो क्या हुआ अगर उसकी हैसियत कम है? उसकी जन्मजात प्रतिभा और क्षमता सभी के देखने के लिए वहां मौजूद है। लू जियाई कम से कम मार्शल आर्ट स्टेज में शीर्ष 50 से ऊपर की विशेषज्ञ है, और फिर भी उसके हाथों को चली गई पीटे जाने वाले सैंडबैग की तरह व्यवहार किया गया, और यहाँ तक कि युवा मास्टर युआन भी उसे रोक नहीं पाए। बड़े परिवार भविष्य की मालकिन की जन्मजात प्रतिभा को महत्व देते हैं। केवल इसी आधार पर उस काव्या राठौर के युआन परिवार में शादी करने की बेहतर उम्मीदें हैं। लेकिन ली जुएर का क्या? युवा मास्टर युआन ने उसे पहले ही इतनी महत्वपूर्ण दावत में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। मुझे मत बताना कि उनका उसे अपनी पत्नी बनाने का कोई इरादा नहीं है। ये कहना मुश्किल है। एक जीनियस साधक है जबकि दूसरी एक मूल्यवान आर्मामेंट मास्टर है। अगर मैं होता तो मुझे भी चुनाव करना मुश्किल लगता। लेकिन काव्या राठौर एक असाधारण अद्वितीय सुंदरी है। इससे पहले जब वह अंदर आई थी तो सबका ध्यान उसी पर था। बस युवा मास्टर युआन की नज़र को देखो और हम पहले से ही जानते हैं कि उन्हें कौन ज़्यादा पसंद है। इस समय जो कुछ कहा जा सकता था वह कहा जा चुका था। अन्य बेपरवाह पक्षों को पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ चल रही थी। लेकिन ली जुएर के दिल में वह बाकी लोगों की तुलना में और भी अधिक स्पष्ट थी। जब से लावण्या राठौर इस दावत कक्ष में आई थी, यह स्पष्ट था कि युआन ज़ेयू का ध्यान पूरी तरह से उसकी ओर आकर्षित हो गया था। इस हद तक कि वह भूल ही गया था कि ली जुएर अभी भी उसके बगल में खड़ी है। ली जुएर ने कई बार उसका ध्यान वापस पाने की कोशिश की थी, लेकिन युआन ज़ेयू ने उसकी आंखों में देखने की जहमत तक नहीं उठाई। वह केवल लावण्या राठौर के साथ बातचीत करने में लगा हुआ था। उस समय उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसने युआन ज़ेयू की बातें सुनी और भीड़ जो अनुमान लगा रही थी उसे सुना, तो उसके चेहरे के भाव तुरंत हरे और सफ़ेद फीके पड़ गए। इससे ज़्यादा असहनीय और कुछ नहीं था। हालांकि ली जुएर बस युआन ज़ेयू के बगल में खड़ी थी, लेकिन दूसरे लोग उसे जिस तरह से देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि वह एक त्यागी हुई महिला है। उसने लावण्या राठौर को गुस्से से घूरा, ये याद करते हुए कि कुछ ही दिन पहले युवा मास्टर युआन का निमंत्रण मिलने पर वह कितनी खुश थी और हर जगह शेखी बघार रही थी। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि कुछ ही समय में उसके चेहरे पर जीते जी तमाचा जड़ दिया जाएगा। लावण्या राठौर ने नफरत से भरी उसकी नज़र को महसूस किया और पीछे मुड़कर उपहास की मुस्कान के साथ अपने होंठ घुमाए। जब ली जुएर ने यह देखा तो वह गुस्से से लगभग बेहोश ही हो गई। लावण्या राठौर ने अपना मकसद पूरा कर लिया था और वह ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। खासकर यह जानने के बाद कि युआन ज़ेयू के मन में उसके लिए क्या भावनाएं हैं। वह इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं युवा मास्टर युआन के नेक इरादों की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे बेपरवाह रहने की आदत है। मेरे यहाँ रुकने से शायद और भी लोग नाराज़ हो जाएं। इसके अलावा मैं अभी भी अपनी साधना में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं पहले जाना चाहूँगी। मिस राठौर कृपया रुकिए।
युआन ज़ेयू उसे जाने देने को तैयार नहीं था और उसने जल्दी से उसका पीछा करते हुए कहा, आप मेरी सम्मानित अतिथि हैं तो आप किसी को किस तरह नाराज़ करेंगी। इसके अलावा हम दावत के दौरान कुछ मिनी टूर्नामेंट आयोजित करेंगे जो इसके मुख्य आकर्षण होंगे, तो क्यों न रुककर उन्हें देखें। ली जुएर ने युआन ज़ेयू को लावण्या राठौर से रुकने की मिन्नतें करने की पहल करते देखा और वह और भी परेशान हो गई, इसलिए वह खुद को और नहीं रोक सकी और सीधे आगे बढ़ गई। युवा मास्टर युआन चून की मिस राठौर की इच्छा नहीं है तो आपको उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध क्यों मजबूर करना चाहिए। उसका दिल पूरी तरह से साधना के प्रति समर्पित है और वह शायद उन अन्य साधकों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती जो केवल मौज मस्ती करते हैं, यह मानते हुए कि केवल वे सुखवादी बच्चे जो खुद को बेहतर बनाने में रुचि नहीं रखते इस तरह की दावत में शामिल होंगे। भले ही आप उसे रुकने के लिए मना लें, लेकिन इससे उसे और भी अधिक घृणा ही महसूस होगी। उसने जो बातें कहीं वे द्वेष से भरी थीं और बेहद साजिशपूर्ण थीं। सतह पर ऐसा लग रहा था जैसे वह लावण्या राठौर की मदद कर रही है और युआन ज़ेयू को उसे रुकने के लिए मजबूर न करने के लिए मना रही है, लेकिन वास्तव में वह सभी तरफ से लावण्या राठौर के प्रति और अधिक नफरत खींच रही थी। दावत में मौजूद हर कोई मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन ली जुएर ने लावण्या राठौर को ऐसा बना दिया जैसे वह सबसे ऊपर है और इन सब में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। न ही वह उनसे दोस्ती करने की परवाह कर सकती है, इसलिए वह दावत में नहीं रुकना चाहती थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि लावण्या राठौर ने उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया, उन्हें अपने से नीचा समझा क्योंकि वह इन लोगों के साथ जुड़ने की परवाह नहीं कर सकती थी जिसके कारण वह जाना चाहती थी। उपस्थित लोग स्काई क्लाउड सिटी के बड़े परिवारों के वंशज थे और उनकी अपनी हैसियत और क्षमताएं थीं। यदि लावण्या राठौर उन सभी को एक ही बार में नाराज कर देती तो भविष्य में उसके लिए स्काई क्लाउड सिटी में रहना मुश्किल हो जाता। शायद वे लोग भी जो जल्दी गुस्सा हो जाते थे उसके लिए परेशानी खड़ी कर देते। लावण्या राठौर कैसे नहीं जानती कि ली जुएर क्या साजिश रच रही थी। उसके कदम रुक गए और उसने ली जुएर की ओर देखकर बर्फीली मुस्कान बिखेरी। मैं वरिष्ठ बहन ली द्वारा कहे गए शब्दों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। चूंकि ऐसा ही है तो फिर मैं रुकूंगी। युआन ज़ेयू तुरंत खुशी से उछल पड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, ये बहुत अच्छी बात है मिस राठौर की आप रुक पा रही हैं। लोगों जल्दी से मिस राठौर के लिए सीट तैयार करो। ली जुएर सन रह गई, लेकिन उसके बाद उसने अपने दांत कसकर पीस लिए क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मूल रूप से वह लावण्या राठौर को जाने के लिए मजबूर करने के वास्ते शब्दों का उपयोग करने के लिए तैयार थी और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा को खराब करना चाहती थी ताकि युआन ज़ेयू और अन्य लोग यह मान लें कि यद्यपि लावण्या राठौर की क्षमता मजबूत थी लेकिन वह एक अहंकारी और मूर्ख इंसान थी। जबकि लावण्या राठौर के आसपास न होने पर वह युवा मास्टर युआन के सामने अपने अच्छे लक्षण प्रदर्शित कर सकेगी ताकि उनका ध्यान फिर से आकर्षित कर सके। हालांकि परिणाम ये हुआ कि लावण्या राठौर ने हवा का रुख भांप लिया और वहीं रुक गई। ये कैसे चलेगा? अगर वह रुकी रही और उसने युआन ज़ेयू का ध्यान आकर्षित कर लिया तो युवा मास्टर युआन उस पर यानी ली जुएर पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? लावण्या राठौर ने उसके शर्मिंदा रूप को नज़रअंदाज कर दिया और धीरे धीरे उसके पास से गुजरते हुए उस सीट की ओर बढ़ गई जिसे युआन ज़ेयू ने उसके लिए तैयार करवाया था। ली जुएर पीछे मुड़ी और लगभग फिर से गुस्से से उबल पड़ी। लावण्या राठौर की सीट वास्तव में मंच पर काफ़ी ऊपर थी और युआन ज़ेयू की सीट के सबसे करीब थी। वह नंबर 1 अतिथि का स्थान था। केवल असाधारण रुतबे वाले अतिथि ही इस सीट पर बैठ सकते थे। हालांकि ली जुएर युआन ज़ेयू की महिला साथी थी, उसे युआन ज़ेयू के बगल में बैठने की अनुमति थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसका स्थान लावण्या राठौर की सीट से बहुत ऊंचा था। लेकिन हर कोई जानता था कि यह केवल युवा मास्टर युआन के सम्मान के कारण था। लेकिन जिस सीट पर लावण्या राठौर बैठी थी वह पहचान और क्षमता का प्रतिनिधित्व करती थी। ली जुएर इतनी क्रोधित थी कि उसने अपने दांत पीस लिए। ये तुच्छ लड़की किस आधार पर वह ऐसे व्यवहार की हकदार थी? उसकी पृष्ठभूमि ली जुएर की पृष्ठभूमि से तुलना करने लायक भी नहीं थी। जाहिर है केवल ली जुएर ही इस तरह की सोच नहीं रखती थी। लावण्या राठौर की सीट को देखकर उनमें से कई लोगों ने उसे अजीब नज़र से देखा। इस तरह के बड़े परिवारों की औपचारिक दावतों के दौरान हर कोई बैठने की व्यवस्था को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानता था। ये सब किसी की पहचान और क्षमता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता था और हालांकि लावण्या राठौर की क्षमता स्वाभाविक रूप से मजबूत थी, लेकिन ये कहना कि वह पहली सीट ले सकती थी इससे काफ़ी लोगों को असहज महसूस हुआ। हालांकि युवा मास्टर युआन के सम्मान के कारण बहुतों में तुरंत खड़े होकर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। दावत आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। शराब के 3 दौर के बाद उनमें से काफ़ी लोग नशे में थे, इसलिए मिनी टूर्नामेंट जो दावत का मुख्य आकर्षण था आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला था। थोड़ी औपचारिक दावतों में मुकाबला करना सोरिंग हेवन कॉन्टिनेंट की एक परंपरा थी और जब लावण्या राठौर साउथ यू किंगडम में थी तो वह शाही दावत जिसमें उसने भाग लिया था वह भी ऐसी ही थी। इस बार दावत में शामिल होने वाले सभी सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के छात्र थे और वे सभी उत्कृष्ट साधक थे। इसके अलावा कौन स्काई क्लाउड सिटी के सबसे बड़े परिवार के वंशज युवा मास्टर युआन के सामने अपना हुनर नहीं दिखाना चाहता था।
यदि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो शायद युआन परिवार द्वारा उन्हें चुन लिया जाए और वे आसमान की ऊंचाइयों को छू लें। इस कारण से कई लोग जल्दी से शामिल हो गए और एक दूसरे को चुनौती दी। लावण्या राठौर पहली सीट पर बैठी थी और अपनी ठुड्डी को टिकाए हुए वह नीचे हो रही लड़ाइयों को उत्साहपूर्वक देख रही थी। ये कहा जाना चाहिए कि साउथ यू किंगडम की पीच ब्लॉसम दावत में उसने जो देखा था उसकी तुलना में इन लड़ाइयों के स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर था। स्काई क्लाउड सिटी बहुत सारे प्रतिभाशाली साधकों के लिए प्रसिद्ध था और कई लड़ाइयाँ देखने लायक थीं। इतने सारे उत्कृष्ट छात्रों की भर्ती करने में सक्षम होने के कारण सेलेस्टियल लाइट अकेडमी वास्तव में स्काई क्लाउड सिटी की नंबर 1 अकादमी थी। लावण्या राठौर भावुक होकर आहें भर रही थी, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके आसपास एक अजीब सी शांति छा गई थी। न जाने कब पूरा दावत कक्ष पूरी तरह से शांत हो गया था और सभी की नज़रें उसी की तरफ थीं। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसने अपना सिर उठाया। लड़ाई के मंच के बीच में 18 या 19 साल का एक युवक खड़ा था। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थीं और उसे ठंडी नज़र से देख रहा था। उसकी आंखें लंबी और संकरी थीं और उसके होंठ पतले थे, जिससे उसके रूप में थोड़ी दुष्टता झलक रही थी। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और एक अहंकारी भाव के साथ बोला, काव्या राठौर, क्या तुम आज बहुत अहंकारी और बेलगाम नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सेलेस्टियल लाइट अकेडमी की नंबर 1 विशेषज्ञ हो? चूंकि ऐसा ही है तो क्या तुम में मेरे खिलाफ मुकाबला करने की हिम्मत है? लावण्या राठौर के होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। क्यों? तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? चुनौती? युवक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ? लगता है कि मैं अपना परिचय देना भूल गया हूँ। मेरा नाम लू जिजू है, मार्शल आर्ट स्टेज में तीसरे स्थान पर। उसने ठंडे और गंभीर भाव के साथ अपने परिवार का नाम बताया, ये सोचकर कि शायद लावण्या राठौर चौंका हुआ या चिंतित भाव दिखाएगी। सेलेस्टियल लाइट अकेडमी के मार्शल आर्ट स्टेज के शीर्ष 10 रैंकिंग वाले साधक अकादमी में सभी प्रसिद्ध पात्र थे और हर छात्र उन्हें जानता था। जहां तक उसकी लू जिजू की बात थी, वह शीर्ष 10 जीनियस लोगों में से भी सबसे उत्कृष्ट लोगों में से एक था। सेलेस्टियल लाइट अकेडमी में उसकी रैंकिंग युआन जेयू से ठीक एक स्थान नीचे थी और यह रहस्यमय वरिष्ठ भाई रुद्र के कारण था, जिससे उसकी रैंकिंग तीसरे स्थान पर आ गई। लेकिन फिर भी लू जिजू ने खुद को सेलेस्टियल लाइट अकेडमी के सबसे शानदार शीर्ष प्रतिपादकों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित कर रखा था और जैसे ही उसने अपना नाम घोषित किया, वह युआन जेयू के अलावा किसी को भी ठंडे पसीने से तरबतर कर सकता था। ये कहते हुए उसकी नज़रें लावण्या राठौर पर टिक गईं। लावण्या राठौर ने वास्तव में आश्चर्यचकित भाव दिया, इसका मतलब है कि तुम और लू जियई? लू जिजू ने एक दुष्ट मुस्कान दी, हे तुम आखिरकार अब समझ गई। लू जियई वास्तव में मेरी बहन है और हालांकि वह वास्तव में सम्मान के योग्य नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बहन को इतने सारे लोगों के सामने पीटा है और इससे हमारे लू परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल गया है। भले ही युवा मास्टर युआन तुम्हें जिम्मेदार न ठहराएं, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। आज मैं निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाऊंगा। लावण्या राठौर पल भर में समझ गई, तो ये बात है। मैं बस सोच ही रही थी कि तुम और तुम्हारी बहन थोड़े मिलते जुलते हो। क्या तुम वाकई मुझे चुनौती देना चाहते हो? इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लू जिजू ने उस पर एक नज़र डाली। क्यों? डर गई? मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है? ये सुनकर कि लावण्या राठौर के शब्दों में अस्वीकार करने का कुछ इरादा लग रहा था, वह आत्मसंतुष्ट होने लगा। वह जानता था कि यह तुच्छ लड़की डर जाएगी, उसकी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगी। ईमानदारी से कहूँ तो अगर यह बात न होती कि युवा मास्टर युआन को इस लड़की में इतनी दिलचस्पी थी तो वह उसे इतने तंग कोने में नहीं धकेलता, लेकिन उसे लू परिवार की प्रतिष्ठा को वापस पाने की निश्चित रूप से आवश्यकता थी। अगर इस लड़की में चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी और वह घुटने टेककर आधिकारिक तौर पर माफ़ी मांगने को तैयार थी, तो वह इसे जबरन स्वीकार कर लेगा। लू जिजू बस अपने लू परिवार की शक्ति दिखाने के लिए कुछ और जोड़ने ही वाला था। लेकिन उसने लावण्या राठौर को जवाब देते सुना, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं बस ये कहना चाहती थी कि चूंकि तुम लू परिवार की प्रतिष्ठा को इतना महत्व देते हो तो फिर तुम आकर मुझे चुनौती क्यों दोगे? मेरे पास लू जियाई को पीटने का एक कारण था और इसके अलावा उसकी जन्मजात प्रतिभा बस ठीक ठाक है, इसलिए मैं मान रही हूँ कि परिवार में उसका रुतबा बहुत ऊंचा नहीं है, इसलिए अगर वह पिट भी गई तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक भी नहीं है। लेकिन तुम अलग हो, अगर तुम भी मेरे हाथों पिट गए तो लू परिवार के दोनों सदस्य एक ही बार में पिट जाएंगे। क्या ये 2 गुना शर्मनाक नहीं होगा? ओह नहीं, सिर्फ 2 गुना नहीं। तुम लू परिवार द्वारा पाले जा रहे नंबर 1 जीनियस हो, इसलिए तुम्हारे हिस्से की शर्मिंदगी लू जियाई से कहीं ज़्यादा होगी। लू जिजू सुनना पड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसे उस पल अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने क्या कहा? लावण्या राठौर ने हंसते हुए आलसी अंदाज में जवाब दिया, क्या? तुम्हारे कान बहुत अच्छे काम करते हैं। एक साधक के रूप में अगर तुम्हारी सुनने की क्षमता अच्छी नहीं है तो तुम में कितनी बड़ी क्षमता हो सकती है? लू जिजू इतना क्रोधित था कि वह लगभग उछल ही पड़ा।
जब से वह मार्शल आर्ट स्टेज के रैंक नंबर 3 पर पहुंचा था तब से किसी ने भी उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि स्वयं युवा मास्टर युआन ने भी हमेशा उसे अपने दाहिने हाथ के रूप में महत्व दिया था और आसानी से उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे, आमतौर पर उसके साथ विनम्रता से पेश आते थे। लू जिजू ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि युआन जेयू के अलावा सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में क्षमता के मामले में कोई और उससे आगे नहीं निकल सकता। हालांकि यह लड़की जो केवल 14 या 15 साल की लग रही थी वास्तव में इतनी दबंग और अहंकारी थी मानो उसने पहले ही तय कर लिया हो कि वह बिल्कुल भी उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। उसने ये किस आधार पर कहा? लू जिजू की नज़र और भी अधिक भयावह हो गई और उसने अपना लहजा धीमा कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छा, अत्यंत अच्छा। लगता है मिस राठौर आप आत्मविश्वास से भरी हैं और सोचती हैं कि आप मुझे हराने में सक्षम होंगी। लगता है आप उन बेकार कचरे लोगों से भ्रमित हो गई हैं ये सोचकर कि मार्शल आर्ट स्टेज के शीर्ष 3 की क्षमता लेई जिचू जैसे कचरे के समान है। चूंकि ऐसा ही है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। भले ही आप युवा मास्टर युआन की मूल्यवान अतिथि हो, मुझे आपको एक अविस्मरणीय सबक सिखाना ही होगा। ये कहते हुए उसने युआन जेयू की ओर सम्मान में अपने हाथों को जोड़कर मुट्ठी बांधी। युवा मास्टर युआन, ऐसा नहीं है कि मैं आपका सम्मान नहीं करना चाहता, लेकिन यह मिस राठौर सच में हद पार कर रही हैं। युआन जेयू ने उसकी बात सुनकर त्योरियां चढ़ाईं। मूल रूप से वह चाहता था कि लावण्या राठौर और लू जिजू के बीच कोई विवाद न हो। उसे लू जिजू की क्षमता पर सबसे अधिक भरोसा था और पूरी सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने सबसे अधिक बार लड़ाई की थी वह वही था। हालांकि लू जिजू और उसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन समान उम्र के साधकों के बीच वह वास्तव में एक अद्वितीय जीनियस की उपाधि के योग्य था, क्योंकि उसकी क्षमता ने ही उसके और चौथे रैंक के साधकों और उससे नीचे के साधकों के बीच आसानी से एक बड़ी खाई पैदा कर दी थी। लावण्या राठौर लेई जिचू को हराने में सक्षम थी, जिससे ये पता चलता था कि उसकी क्षमता स्वाभाविक रूप से काफ़ी मजबूत थी, लेकिन लू जिजू की तुलना में कोई नहीं बता सकता था कि कौन आगे था। उसका इरादा लड़ाई को रोककर बात को समझाने और मामले को शांत करने का था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लावण्या राठौर में इतना आत्मविश्वास होगा कि उसने न केवल चुनौती स्वीकार कर ली बल्कि उसने लू जिजू को उकसाकर आग में घी डालने का भी काम किया। इसने युआन जेयू को बेहद हैरान कर दिया। इस तरह वह वास्तव में इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ये भी जानना चाहता था कि क्या लावण्या राठौर की क्षमता वास्तव में उतनी ही मजबूत थी जितना उसने दिखाया था। वह वास्तव में कितनी अहमियत रखती थी और क्या वह एक ऐसी शीर्ष प्रतिपादक बनने में सक्षम थी जो बस उसी के ठीक नीचे हो। युआन जेयू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, दावत के दौरान होने वाली लड़ाइयाँ अनौपचारिक चुनौतियाँ होती हैं और आप किसे चुनौती दे रहे हैं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इसमें मेरे सम्मान की परवाह न करने वाली क्या बात है। बस इस दावत के दौरान ये जीवन और मृत्यु की कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए क्या आप दोनों कृपया थोड़ी नरमी से शुरुआत करेंगे और कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे जहां किसी भी पक्ष को कोई गंभीर चोट लगे। मुख्य उद्देश्य केवल मैत्रीपूर्ण मुकाबला होना चाहिए। लू जिजू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, युवा मास्टर युआन, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। आखिरकार जब हम वास्तव में एक दूसरे से भिड़ते हैं तो हथियारों की कोई आंखें नहीं होती। ये युआन जेयू जानता था कि उसका अच्छा दोस्त सच में क्रोधित था, इसलिए उसने उसे और समझाने की कोशिश की। हालांकि लावण्या राठौर ने भी जवाब दिया, बिल्कुल सही, हथियारों की कोई आंखें नहीं होती, इसलिए छोटी मोटी दुर्घटनाएं अपरिहार्य हैं। इससे युआन जेयू निःशब्द रह गया, क्योंकि यहाँ तक कि लू जिजू ने भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम में सच में बहुत हिम्मत है। अफसोस की बात है कि तुम अपनी क्षमता को कुछ ज्यादा ही आंक रही हो। लावण्या राठौर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच में? खुद पर इतना भी गुमान मत करो। चूंकि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझे जीत सकते हो तो चलो अच्छी किस्मत के लिए एक शर्त लगाते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम शर्त लगाना चाहती हो? लू जिजू और भी अधिक हैरान हुआ। उसके विचार से लावण्या राठौर का हारना बिल्कुल तय था। पहले वह खुद पर बहुत ज्यादा इतरा रही थी। संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे कम आंका था और अपने सम्मान के कारण भी, लेकिन अब वह उसके साथ शर्त भी लगाना चाहती थी। ये किस तरह का मजाक था? क्या वह सच में इस हद तक बेवकूफ़ थी, या क्या उसे सच में लगा था कि वह लू जिजू कोई आसानी से दबने वाला इंसान है? उस पर लू जिजू इतना क्रोधित था कि वह अपने विचारों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत तेजी से वह एक झटके से कांप उठा और सतर्क होने लगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ थी। यह उस तुच्छ लड़की की कोई घटिया चाल होनी चाहिए। वह उसे उकसाना चाहती थी ताकि वह अपनी निर्णय लेने की उचित समझ खो दे, जिससे अंततः वह अपनी कमजोरी उजागर कर दे। इस लड़की के विचार सच में बहुत दुष्ट थे और सौभाग्य से उसने इसे जल्दी ही भांप लिया था, अन्यथा वह सच में उसके जाल में फंस जाता। ये सोचकर लू जिजू शांत होने लगा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, चूंकि तुम शर्त लगाना ही चाहती हो तो मुझे भी इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे छोटे देश की एक लड़की शर्त लगाने के लिए क्या ला सकती है? अगर दांव बहुत छोटे हैं तो मैं इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ।
उसने खुद ही यह मान लिया था कि उसने लावण्या राठौर की साजिश को भांप लिया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि लावण्या राठौर वास्तव में वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। उसके सोचने का तरीका बहुत ही सरल था। यदि उसे किसी लड़ाई में उतरने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करनी ही थी, भले ही वह केवल 1 या 2 प्रहार ही क्यों न हो, उसमें भी उसे अपनी कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। उसके जैसी एक चतुर और बेईमान व्यवसायी तब तक सुबह जल्दी नहीं उठेगी जब तक कि उसमें कोई लाभ शामिल न हो। इसलिए यदि वह कोई कदम उठाकर कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी तो उसका नुकसान ही होगा। तब वह ऐसा करेगी ही नहीं। ये देखकर कि लू जिजू उसकी शर्तों पर सहमत हो गया है, उसका चेहरा तुरंत एक शानदार मुस्कान से खिल उठा। उसके चेहरे के भाव बहुत तेजी से बदल गए थे। लू जिजू ने एक नज़र देखा और तुरंत उसके दिल में खतरे की घंटियां बजने लगीं। भले ही उसे लग रहा था कि वह शायद नहीं हारेगा, लेकिन वह इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रही थी? क्या कोई साजिश हो सकती है? लावण्या राठौर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवा मास्टर लू की सोच मेरी सोच से इतनी मिलती जुलती होगी। मुझे भी लगता है कि अगर दांव बहुत कम है तो जुआ खेलने का क्या मतलब। चूंकि हम शर्त लगाने ही वाले हैं तो चलो कोई बड़ी शर्त लगाते हैं। लू जिजू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम इसे इतना आसान बता रही हो? तो क्या मिस राठौर कृपया मुझे बताएंगी कि आप दांव पर क्या लगाने की तैयारी कर रही हैं? इस तुच्छ लड़की ने सच में अपने शब्दों को इतना सुंदर बना दिया था। दुर्भाग्य से एक कंगाल तो कंगाल ही रहता है, उसके पास क्या कीमती चीज़ हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उन सभी चीज़ों को दांव पर लगा दे जिन्हें उसने अपनी स्टार करेंसी से बदला था? लू जिजू अकेला ऐसा सोचने वाला नहीं था, बाकी सभी की भी यही सोच थी, क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता था कि वह क्या दांव लगा सकती है। वह चाहे जो भी निकाल कर लाए, वह स्काई क्लाउड सिटी के दूसरे सबसे बड़े परिवार लू परिवार की संपत्ति से तुलनीय नहीं हो सकता था। युआन ज़ेयू ने यहाँ तक तय कर लिया था कि अगर लावण्या राठौर द्वारा लाई गई चीज़ पेश करने लायक नहीं हुई तो उसके सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी, इसलिए वह दांव के रूप में लावण्या राठौर को एक उपहार देने के लिए तैयार था। इस तरह का आग्रह अगर सही समय और स्थान पर किया जाए तो उसे डर नहीं था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। सभी की नज़रों के सामने लावण्या राठौर ने अपनी कलाई घुमाए और स्काई फीनिक्स रिंग से कुछ बाहर निकाला। बस एक नज़र देखते ही कई लोग तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठे, यह क्या है? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? उसका ग्रेड बहुत ऊंचा लग रहा है, कम से कम 4थे स्तर का उच्च ग्रेड। तुमने गलत नहीं देखा, मुझे लग रहा है कि यह 5वें स्तर का है। ये कैसे संभव हो सकता है? युआन ज़ेयू और लू जिजू भी हैरान दिखे जब उन्होंने लावण्या राठौर द्वारा मेज़ पर रखे गए दांव को देखा। वह एक 5वें स्तर का निम्न ग्रेड था और वह केवल एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरा सेट था। कुल 12 उड़ने वाले खंजर थे और हर एक खंजर सिकाडा के पंखों जितना पतला था। उनका रंग और चमक पारदर्शी थी और यहाँ तक कि बैकलाइट के विपरीत भी उनके निशान देखना लगभग असंभव था। इसलिए एक बार जब इसका इस्तेमाल किया जाता तो इसे सच में अदृश्य और अप्राप्य कहा जा सकता था। 5वें स्तर का केवल एक टुकड़ा ही अमूल्य था। इसके अलावा यह 12 उड़ने वाले खंजरों से बना एक पूरा सेट था। केवल मूल्यवान खजाना शब्द ही इस वस्तु का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ तक कि स्काई क्लाउड सिटी के बड़े परिवारों के उत्तराधिकारियों जैसे युआन ज़ेयू या लू जिजू के पास भी एक भी ऐसा टुकड़ा नहीं था जो इस वस्तु की बराबरी कर सके। आखिरकार यहाँ तक कि सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के कक्षों में भी 5वें स्तर के केवल कुछ ही टुकड़े थे और उनका ग्रेड सबसे कम था, जबकि गुणवत्ता सबसे खराब थी। उस पल वे एक भी शब्द कहने में सक्षम नहीं थे। कुछ पलों के बाद लू जिजू को होश आया और वह उत्साह से भर गया। इसका कारण ये था कि वह एक ऐसा साधक था जो उड़ने वाले खंजरों का इस्तेमाल अपने हथियार के रूप में करता था। उसके लिए ये कहा जा सकता था कि वह सेट सिर्फ उसी के लिए बना था। अगर वह इसे पाने में सक्षम हो जाता तो उसकी क्षमता निश्चित रूप से एक और स्तर पर पहुंच जाती। यहाँ तक कि युवा मास्टर युआन को हराने की उसकी संभावना भी बन सकती थी। अपने सबसे बेतुके सपनों में भी उसने कभी इतनी अच्छी चीज़ पाने का सपना नहीं देखा होगा। लेकिन अब जब यह अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया था तो यह आसमान से टपकने वाले एक विशाल केक जैसा था। इसके अलावा इसे पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके सामने खड़ी नई छात्रा बहुत छोटी थी और यहाँ तक कि उसकी साधना का स्तर भी उसके बराबर नहीं था। इसलिए अगर वह किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करता तो स्वाभाविक रूप से वह इसे आसानी से प्राप्त कर लेता। ये सोचकर लू जिजू उत्साह की अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया। लावण्या राठौर ने पूछा, मेरा दांव कैसा है? पर्याप्त है? लू जिजू ने जल्दी से जवाब दिया, पर्याप्त है, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो फिर इसी पर दांव लगाते हैं। लावण्या राठौर मुस्कुराते हुए बोली, तो युवा मास्टर लू, आप दांव पर क्या लगाने का इरादा रखते हैं? उसकी यह बात सुनकर लू जिजू उलझन में पड़ गया। शुरू में उसे लगा था कि लावण्या राठौर जैसी देहाती गंवार के पास कोई मूल्यवान चीज़ नहीं होगी, इसलिए वह यूं ही कुछ भी निकालकर उसे आसानी से टाल सकेगा। अंत में स्थिति उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकली।
उस छोटी लड़की ने ऐसा खजाना निकाल लिया था, 5वें स्तर का एक पूरा सेट। इसके मूल्य के बराबर होने के लिए उसे किस तरह का खजाना पेश करना होगा? लू ज़िजू कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और कोई निर्णय नहीं ले सका। लावण्या राठौर मन ही मन हंसी और दयालुता का भाव दिखाते हुए उसने पूछा, युवा मास्टर लू, क्या आपको कोई परेशानी है? अगर आपको लगता है कि 5वें स्तर का मूल्य बहुत अधिक है तो मैं अपना दांव बदल सकती हूँ। दांव बदलना? ये कैसे चलेगा? लू ज़िजू ने जल्दी से उसे रोका, नहीं, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दांव के रूप में 5वें स्तर का बिल्कुल सही है। इसका मूल्य बहुत अधिक कैसे हो सकता है? बस बात यह है कि मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि मैं दांव पर क्या लगाऊं। उसके लिए इतना उपयुक्त वह उसे कैसे बदलने दे सकता था? ये का एक उत्कृष्ट टुकड़ा था जो स्काई क्लाउड सिटी की सबसे बड़ी नीलामी में भी पहले कभी नहीं दिखा था। इसके अलावा उसने खुद ही पहले बड़ा चढ़ाकर कहा था कि दांव बहुत कम नहीं होने चाहिए। अगर वह अब बदलने के लिए सहमत हो जाता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह लावण्या राठौर की बातों से सहमत है कि वह इतने महंगे दांव नहीं लगा सकता? इस मामले में वह लू परिवार के सम्मान को मिट्टी में मिला रहा होगा। उसके दिमाग में विचार तेजी से दौड़े। वह वर्तमान में जिसका उपयोग कर रहा था वह 4थे स्तर का मध्य ग्रेड हथियार था और उसके अन्य और सभी 4थे स्तर के निम्न ग्रेड थे। युवा पीढ़ी के बीच उसे एक टाइकून स्तर का माना जाता था, लेकिन उसके उपकरणों का ये पूरा सेट लावण्या राठौर के उड़ने वाले खंजरों के सेट के 10% के बराबर भी नहीं था। भले ही वह अपने सारे स्पिरिट स्टोन निकाल लेता तब भी वे पर्याप्त नहीं होते। इस बिंदु पर अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, क्योंकि उसे याद आया कि वह लू परिवार की पुश्तैनी साधना पद्धति अपने साथ लिए हुए था। ये पृथ्वी ग्रेड उच्च स्तरीय साधना पद्धति का एक सेट था। इसकी शक्ति अत्यंत मजबूत थी और ये लू परिवार की प्रसिद्ध साधना पद्धतियों में से एक थी। उत्कृष्ट साधना पद्धतियों का ये सेट सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के ग्रंथ भंडार में उपलब्ध नहीं था और यह अमूल्य भी था। इसलिए लावण्या राठौर के उड़ने वाले खंजरों के सेट के खिलाफ इसे दांव के रूप में उपयोग करना पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। लेकिन अगर उसके परिवार के सदस्यों को पता चला कि उसने वास्तव में दांव के रूप में उस उत्कृष्ट साधना पद्धति का उपयोग किया है जो परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी, तो उसके पास माफ़ी मांगने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लू ज़िजू अभी भी हिचकिचा ही रहा था कि उसने लावण्या राठौर को कहते सुना, युवा मास्टर लू, क्या आपने विचार कर लिया है? एक बर्तन चाय बनाने जितना समय बीत चुका है और इतने छोटे से मामले के लिए इतने समय की आवश्यकता है। क्या आपको पछतावा हो रहा है और अब आपका दांव लगाने का इरादा नहीं है? तो कोई बात नहीं, आखिरकार मैं लू परिवार के तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, इतनी छोटी सी बात और माफ़ करके भूलने में असमर्थ। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो चलो इसे भूल जाते हैं। ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई थी। दूसरे पक्ष को पछतावा हो रहा था और न केवल उसने जिद नहीं की बल्कि उसने उससे माफ़ी मांगने के लिए भी नहीं कहा। कोई भी अपना अंगूठा उठाकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहेगा कि वह कितनी उदार थी, लेकिन लू ज़िजू के कानों में यह उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचे जैसा लगा। वह अब और विचार नहीं कर सका क्योंकि उसने अपने दांत पीसे और जवाब दिया, कौन कहता है कि मैंने ध्यान से विचार नहीं किया है? मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मेरा दांव होगा पृथ्वी ग्रेड साधना पद्धति डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड। क्या डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड? युवा मास्टर लू वास्तव में दांव के रूप में डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड का उपयोग करने जा रहा है। क्या वह पागल हो गया है? क्यों? ये डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड क्या है? डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड लू परिवार की पुश्तैनी साधना पद्धति है। केवल सीधे वंशज ही इस तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हैं। यह शाखाओं को भी नहीं दी जाती है। युवा मास्टर लू वास्तव में इसे दांव के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या तुमने नहीं सुना कि वे पहले क्या बात कर रहे थे? काव्या राठौर ने जो निकाला है वह 5वें स्तर का है। इसके अलावा यह एक पूरा सेट है। डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड के अलावा युवा मास्टर लू के पास शायद इसके समान मूल्य का कोई और दांव नहीं है ना? लेकिन वह क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? वह उनकी पुश्तैनी साधना पद्धति है। अगर वह इसे हार गया तो युवा मास्टर लू इसका हिसाब कैसे देगा? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या युवा मास्टर लू को इसकी गंभीरता का पता नहीं होगा? ये बिल्कुल इस लड़ाई की वजह से है कि उसने इसे बाहर निकाला है। उसे शायद 100% यकीन है कि वह जीतेगा। जब तक वह ये लड़ाई जीतता है उसे कोई नुकसान नहीं होगा और उसे अपनी साधना पद्धति वापस मिल जाएगी। तो ऐसा है, असल में युवा मास्टर लू की क्षमता निश्चित रूप से काव्या राठौर से कहीं अधिक मजबूत है। लगता है जो इंसान मूर्ख है वह युवा मास्टर लू नहीं बल्कि काव्या राठौर है। हालांकि यह काव्या राठौर सच में बहुत अमीर है। क्या वह सच में किसी छोटे देश में पैदा हुई है? वह वास्तव में 5वें स्तर का एक पूरा सेट निकालने में सक्षम है। यहाँ तक कि बड़े परिवारों के नंबर 1 जीनियस भी उसके जितने अमीर नहीं हैं। भीड़ उत्साहपूर्वक चर्चा कर रही थी, हर कोई अपनी राय पर अड़ा था। एकमात्र बात जिस पर वे सहमत थे वह लावण्या राठौर की संपत्ति और प्रभाव पर आश्चर्य था।
हालांकि वे सभी बड़े परिवारों के वंशज थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग आज से पहले 5वें स्तर का देख तक नहीं पाए थे। लू ज़िजू ने जो कहा था उसे खत्म करने के बाद वह पहले तो घबरा गया क्योंकि उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हो रहा था, लेकिन बाद में वह शांत होने लगा। सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने दांव के रूप में क्या इस्तेमाल किया, यह अभी भी वही था। जब तक वह लड़ाई जीतेगा कुछ भी नहीं खोएगा। जहां तक उसके सामने खड़ी उस छोटी लड़की का सवाल है, वह उसे कैसे हरा सकती है। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। उसे कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी और वह आसानी से का एक सेट प्राप्त कर सकता था। उसने डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड को मेज़ पर रखते हुए खुशी से हंसते हुए कहा, दांव लगा दिया गया है, इसलिए क्या भाई युआन हमारे गवाह बनेंगे? चलिए ये लड़ाई शुरू करते हैं। कोई समस्या नहीं, लावण्या राठौर ने खड़े होते हुए मुस्कुराकर कहा। युआन ज़ेयू घबराहट महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि यह पूरा मामला उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है और दांव बहुत ऊंचे थे। उसने मान लिया था कि वे दोनों ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लाख निम्न ग्रेड स्पिरिट स्टोन का दांव लगाएंगे क्योंकि बड़े परिवारों के वंशजों के लिए इतनी रकम बस एक छोटी सी बात थी। लेकिन अब एक ने 5वें स्तर का निकाला था जबकि दूसरे ने अपनी पुश्तैनी साधना पद्धति की पेशकश की थी। अगर उनमें से कोई भी हार जाता तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होता जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। और चूंकि यह लड़ाई उसके युआन परिवार के परिसर में हो रही थी, अगर कुछ हुआ तो वह निश्चित रूप से फंस जाएगा। लेकिन इस वर्तमान क्षण में इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। पूरे दावत कक्ष का माहौल गर्मा गया था क्योंकि सभी की भावनाएं उफान पर थीं। एक तरफ नई शीर्ष छात्रा थी जिसने हाल ही में मार्शल आर्ट स्टेज के शीर्ष 10 में प्रवेश किया था। दूसरी तरफ एक अनुभवी शीर्ष प्रतिपादक था जो बहुत लंबे समय तक मार्शल आर्ट स्टेज रैंक नंबर 2 पर रहा था। ये दो ताकतें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं और पहले से ही ध्यान खींचने वाली बन गई थीं, जिसमें बहुत बड़े दांव शामिल थे। वे दोनों मंच से नीचे उतरे और रुक गए। लू ज़िजू अचानक बोल पड़ा, मिस राठौर, मैं बता सकता हूं कि आप एक विशेषज्ञ हैं और चून की जुए के दांव इतने ऊंचे हैं, अगर हम सामान्य टूर्नामेंट की तरह लड़ेंगे तो ये बहुत उबाऊ होगा। आमतौर पर हमारे जैसे बड़े परिवारों के वंशजों के बीच अगर हम इतने बड़े दांव लगाते हैं तो लड़ाई की कठिनाई भी बढ़ जाती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत करेंगी। लावण्या राठौर की भौहें तन गईं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। युवा मास्टर लू का मतलब है हमें कैसे मुकाबला करना चाहिए। लू ज़िजू ने जवाब दिया, आपने सेलेस्टियल लाइट अकेडमी का प्लम ब्लॉसम डोम तो देखा ही होगा, है ना? इस तरह की लड़ाई का मतलब सीधे प्लम ब्लॉसम डोम में लड़ना होगा और चुनौती को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। ओह, लावण्या राठौर सोच में डूबी हुई लग रही थी। सेलेस्टियल लाइट अकेडमी में वास्तव में एक प्लम ब्लॉसम डोम था और यह एक व्यूह था जिसका उपयोग साधक अपनी गतिविधियों को प्रशिक्षित करने के लिए करते थे। इस व्यूह में कुल 26 के बजाय 36 प्लम ब्लॉसम डोम खंभे थे। यह आकाश में ऊंचा उठा हुआ था और प्रत्येक खंभा जमीन से कम 10 मीटर ऊपर था। एक बार जब व्यूह सक्रिय हो जाता था तो प्रत्येक प्लम ब्लॉसम डोम खंभे की ऊंचाई अलग अलग होती थी क्योंकि यह बेतरतीब ढंग से अपनी इच्छा से फैलता और सिकुड़ता था। इस स्थान पर प्रशिक्षण ले रहे साधकों को चुस्त होना पड़ता था और इन हमेशा बदलते रहने वाले प्लम ब्लॉसम डोम खंभों के चारों ओर घूमना पड़ता था, अन्यथा वे खंभों से नीचे गिर जाते। जैसे जैसे समय बीतता खंभों के सिकुड़ने की गति बढ़ती जाती, जिससे साधकों को तेजी से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती। जो कोई भी इस व्यूह में जितनी देर तक टिकता था उसका केवल यही अर्थ था कि उसकी गतिविधियां बहुत बेहतर थीं। अब लू ज़िजू ने प्लम ब्लॉसम डोम पर लड़ने का सुझाव दिया था, जिसका मतलब था कि दोनों पक्षों की गतिविधियां असाधारण रूप से निपुण होनी चाहिए, अन्यथा उनके शुरू करने से पहले ही वे प्लम ब्लॉसम डोम से गिर जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्हें प्रतिद्वंद्वी के हमलों से भी बचना होगा और साथ ही दूसरे पक्ष को हराने के तरीके भी सोचने होंगे। ये कठिनाई पहले से ही बहुत अधिक थी, लेकिन लू ज़िजू ने और भी अधिक कठिन अनुरोध किया था। दोनों पक्षों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। प्लम ब्लॉसम डोम पर अपनी आंखें खुली रखकर प्रशिक्षण लेना ही काफ़ी कठिन था, आंखों पर पट्टी बांधने के बारे में तो क्या ही कहा जाए। ऐसी परिस्थितियों में जहां वे देखने में असमर्थ हों, अपना संतुलन बनाए रखना और खंभों से नीचे न गिरना अधिकांश साधकों के लिए एक असंभव मिशन था। इसके अलावा उन्हें अभी भी एक दूसरे से लड़ना था। ये कैसे होने वाला था? दावत कक्ष में एक बार फिर हलचल मच गई। युवा मास्टर लू ने वास्तव में प्लम ब्लॉसम डोम पर लड़ने का अनुरोध किया है। ये कैसे संभव है? ये संभव क्यों नहीं है? मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि युवा मास्टर लू गतिविधियों में सबसे अधिक निपुण हैं और इसके अलावा वह अक्सर प्रशिक्षण के लिए अकादमी के प्लम ब्लॉसम डोम का उपयोग करते हैं। वह न केवल अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं बल्कि कभी कभी अपने हाथ भी अपनी पीठ के पीछे बांध लेते हैं। यह उनकी खासियत है। युवा मास्टर लू इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन काव्या राठौर का क्या? निश्चित रूप से वह भी प्लम ब्लॉसम डोम में निपुण नहीं हो सकती है ना?
इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि युवा मास्टर लू की यह चाल बहुत दुष्ट है। इसके बारे में, क्या वह काव्या राठौर सच में इतनी मजबूत हो सकती है? युवा मास्टर लू ने अपनी दुष्ट चाल पहले ही चल दी है। लू जिजू भी जानता था कि वह बहुत ही घटिया चाल चल रहा था, लेकिन इस बार चूंकि उसने अपनी पुश्तैनी साधना पद्धति को दांव पर लगाया था, इसलिए वह हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए चाहे उपस्थित लोग उसे कितने भी तिरस्कार की नज़र से क्यों न देखें, वह भी हारने का जोखिम नहीं उठाएगा। लावण्या राठौर को चुप देखकर उसे डर लगा कि वह सहमत नहीं होगी, इसलिए उसने जल्दी से आगे कहा, मिस राठौर, मुझे मत बताना कि तुम सच में डर गई हो। क्या तुम खुद पर बहुत ज़्यादा इतराती नहीं हो और हम, मानव संघ को कुछ भी नहीं समझती? चूंकि ऐसा ही है तो क्या महज एक प्लम ब्लॉसम डोम ने तुम्हें डरा दिया है? वह लावण्या राठौर की भावनाओं को भड़काने के लिए उसे चुनौती देना चाहता था। लावण्या राठौर स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह क्या चाल चल रहा था और वह अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाई। युवा मास्टर लू, तुम्हें जानबूझकर मुझे उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम सिर्फ हारने को लेकर चिंतित नहीं हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा का पालन करूंगी, इसलिए चलो प्लम ब्लॉसम डोम पर लड़ते हैं। मैं तुम्हें स्वेच्छा से अपनी हार मानने पर मजबूर कर दूंगी। उसके ये कहने के बाद लू जिजू फिर से चिंतित होने लगा। लेकिन वह चाहे जो भी सोचे, प्लम ब्लॉसम डोम जैसे एक विशेष व्यूह को स्थापित करने के लिए कम से कम 5वें स्तर और उससे ऊपर के व्यूह मास्टर की आवश्यकता होती है। ये युवती एक छोटे से देश से आई थी और उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसने इसे पहले कभी देखा भी नहीं होगा। ये तो और भी असंभव था कि वह हर दिन प्लम ब्लॉसम डोम पर अभ्यास कर रही होगी। तो इसका मतलब ये था कि लावण्या राठौर का हारना तय था। वह खुद से इतनी खुश थी कि उसने उसे कम आंका, लेकिन बाद में शायद उसे तब रोने का समय भी न मिले जब वह हार जाएगी। लू जिजू को चिंता थी कि उसे पछतावा होगा, इसलिए उसने जल्दी से आगे कहा, चूंकि ऐसी बात है, मुझे पता है कि युवान परिवार के पास प्लम ब्लॉसम डोम व्यू है, तो चलो वहां जाकर लड़ते हैं। लावण्या राठौर को कोई आपत्ति नहीं थी। बहुत जल्द वे एक अत्यंत ऊंचे व्यू के ब्लॉक तक पहुंच गए और दावत के सभी दर्शक प्रत्याशा में उनके पीछे पीछे आ गए थे। लावण्या राठौर ने अपना सिर उठाया और सीधे खड़े खंभों को देखा। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। अपने पिछले जीवन में उसने प्लम ब्लॉसम डोम पर जितना प्रयास किया था वह किसी से कम नहीं था। इसके अलावा जिस व्यूह का उपयोग उसने मिथिकल फ्लेम पैलेस में प्रशिक्षण के लिए किया था उसे फिर से बनाया गया था और उसके सिकुड़ने की गति सेलेस्टियल लाइट एकेडमी की गति से 10 गुना अधिक तेज थी। इतना ही नहीं, हर खंभा उंगली के नाखून जितना मोटा था और उसमें पकड़ने की जगह बहुत कम थी, इसलिए अगर जरा सी भी चूक होती तो उसका सिर फट जाता और खून बहने लगता। इसलिए इस व्यूह की तुलना में जिसकी मोटाई कम से कम आधा मीटर थी, ज़मीन आसमान का अंतर था। लू जिजू अपनी ही कब्र खोद रहा था जब वह इस पर मुकाबला करना चाहता था। उसे पछतावा होने लगा कि उसने और अधिक दांव क्यों नहीं लगाए। लू जिजू उसके दाईं ओर खड़ा था। उसने कहा, छोटी बहन काव्या, चलो अब और समय बर्बाद न करें और अभी शुरू करें। लावण्या राठौर ने सिर हिलाया, ठीक है। निष्पक्षता की खातिर युवान परिवार के 2 पहरेदार लाइन से बाहर आए और उन्होंने काले कपड़े की कई परतों से उनकी आंखों पर पट्टी बांधने में मदद की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पूरी तरह से कुछ भी देखने में असमर्थ थे। जिस पल पहरेदार घूमा, लू जिजू ने हिलना शुरू कर दिया और ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए वह सबसे छोटे खंभे पर कूद गया। इसके साथ ही उसने कुशलता से ऊपर की ओर छलांग लगाई। परत दर परत वह लगातार ऊपर की ओर बढ़ता गया। उसके पैर व्यवहारिक रूप से नहीं रुके और केवल 10 सांसों का समय लगा जब वह पहले ही सबसे ऊंचे खंभे पर चढ़ चुका था। वाह, युवा मास्टर लू कितने शानदार हैं। उनकी गतिविधियां सच में अद्भुत हैं। वह खंभों के ऊपर तैरते हुए लग रहे हैं। उन्होंने ये कैसे किया? वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी वह प्रत्येक खंभे की स्थिति का पता लगाने में सक्षम थे। दर्शक विस्मय में हाँफ रहे थे और उनकी नज़रें लावण्या राठौर की ओर घूमी। लू जिजू ने पहले कदम उठाया था और बस इस तरह अपना हुनर दिखाने से पूरे दर्शक चौंक गए थे। इसकी तुलना में लावण्या राठौर की स्थिति कहीं अधिक खतरनाक हो गई थी। युवा मास्टर लू जब प्लम ब्लॉसम डोम पर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह सामान्य ज़मीन पर चल रहे हों। यह मिस राठौर कभी उनकी बराबरी कैसे कर पाएगी? वह निश्चित रूप से हार जाएगी, है ना? क्या ऐसा नहीं है? वह अभी भी नीचे खड़ी झिझक रही है। शायद उसे पता भी नहीं है कि ऊपर कैसे जाना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सीधे अपनी हार मान ले तो ही अच्छा है। अन्यथा यदि वे वास्तव में लड़ाई शुरू करते हैं तो वह केवल पिटने का इंतजार कर रही होगी। अगर इसके कारण उसे कोई गंभीर चोट लग जाती है तो यह इसके लायक नहीं है। हालांकि ऐसा ही है, लेकिन उसने पहले ही इतना बड़ा दांव लगा दिया है और अगर उसे शुरू होने से पहले ही अपनी हार माननी पड़ी तो क्या वह ऐसा करेगी? हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा था, लेकिन लावण्या राठौर को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। उसने लू जिजू के सबसे ऊंचे प्लम ब्लॉसम डोम पर रुकने का इंतजार किया, इससे पहले कि उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसकी आकृति चमक उठी और उसने हिलना शुरू कर दिया।
लावण्या राठौर ने अपने पैर की उंगलियों पर जोर दिया और आकाश में उड़ गई। उसकी हरकतें हल्की और तेज थीं। उसने हवा का लाभ उठाते हुए ऊंची छलांग लगाई, लेकिन लू जिजू के विपरीत उसने पहले खंभे पर सटीकता से कदम नहीं रखा। अर्रग, काव्या राठौर ठीक से नहीं उतरी है। खत्म, सब खत्म। पहला खंभा और वह खाली जगह पर उतरी। वह सच में नहीं जानती। रुको, क्या मेरी आंखें मेरे साथ कोई धोखा कर रही हैं? हे भगवान, वह दीवार से टकराने वाली है। लावण्या राठौर पहले खंभे से बच गई और उसने दूसरे सबसे ऊंचे खंभे पर कदम भी नहीं रखा, बल्कि सीधे सबसे ऊंचे खंभे की ओर बढ़ गई। ठीक जब हर कोई यह मान रहा था कि वह खंभे से टकराने वाली है और उसका सिर फट जाएगा और खून बहने लगेगा, तभी अचानक एक बदलाव हुआ। पता नहीं कब प्लम ब्लॉसम डोम सक्रिय हो गया था। व्यूह की सीमा के भीतर के सभी 32 खंभे हिलने लगे थे और सबसे ऊंचा खंभा अचानक नीचे उतरने लगा था। लावण्या राठौर ने अभी आकाश में छलांग लगाई ही थी कि संयोग से उसके पैर का सिरा नीचे उतरते हुए प्लम ब्लॉसम डोम पर पड़ा। आह, ये कैसे हो सकता है? वह उस पर उतर गई। वह सच में उस पर उतर गई। यह क्या हो रहा है? क्या वह बस खंभे से टकराने वाली नहीं थी? वह खंभा अचानक नीचे क्यों आ गया? क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा संयोग नहीं है? ये पक्का एक संयोग ही होगा, है ना? उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। लू जिजू उसी नीचे उतरते हुए खंभे पर था और हालांकि वह देख नहीं सकता था, लेकिन वह लावण्या राठौर के हिलने पर उसकी से होने वाले कंपन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह न केवल खंभे से टकराने से बची थी, बल्कि इसके बजाय वह उसी खंभे पर कूद गई थी जिस पर वह खड़ा था और उसकी दिशा में झपट रही थी। लू जिजू का दिल बेहद सदमे में था। निश्चित रूप से यह असंभव था। एक बार व्यूह के सक्रिय होने के बाद यहाँ तक कि उसके पास भी प्लम ब्लॉसम डोम के ऊपर नीचे होने के बदलावों की भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं था, तो ये लड़की सही समय पर ऊपर कैसे छलांग लगा पाए? सही है, यह एक संयोग होना चाहिए, किस्मत का खेल। यही बात होगी। इस लड़की की किस्मत बहुत बुरी नहीं है, लेकिन विजेता बनने के लिए अभी भी वास्तविक कौशल की आवश्यकता होगी, इसलिए केवल किस्मत के आधार पर उसका सफल होना संभव नहीं था। केवल ऊपर कूदने का क्या फायदा था? उसे बस उसके डगमगाने का इंतजार करना था, इससे पहले कि वह हमला शुरू करे, और वह उसे एक ही प्रहार में नीचे गिराने में सक्षम हो जाएगा। लू जिजू के विचार उसके दिमाग में तेजी से उड़ रहे थे और उसने लगातार कई उड़ने वाले खंजर फेंके जो लावण्या राठौर के ऊपरी मध्य और निचले शरीर की ओर हमला कर रहे थे। उसकी चाल बहुत तेज और सटीक थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी शुद्धता अत्यंत मजबूत थी। उड़ने वाले खंजर हवा को चीरते हुए बाहर निकले और लावण्या राठौर की ओर तेजी से बढ़े। मंच के नीचे दर्शक इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे, और हालांकि लू जिजू देखने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने जिस दिशा में अपने उड़ने वाले खंजर भेजे थे वे जरा भी नहीं भटके थे और उन्होंने लावण्या राठौर के छिपने के सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके अलावा उड़ने वाले खंजरों की गति बहुत तेज थी। हे भगवान, उसका काम तमाम हो गया। इस तरह की परिस्थितियों में सभी ने सोचा था कि लावण्या राठौर बचने में असमर्थ थी, और सबसे अच्छी संभावना ये थी कि वह अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचा ले। उसका घायल होना तय था, और इसके अलावा लू जिजू निश्चित रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर उसका पीछा करेगा और उसे जमीन पर फेंकने के लिए हमला करेगा। लावण्या राठौर डर के मारे सुन्न लग रही थी, क्योंकि वह गतिहीन रही। ठीक जब विजेता और हारने वाले का फैसला होने ही वाला था, इस क्षण वह प्लम ब्लॉसम डोम अचानक फिर से हिल गया और बाद में एक बार फिर एक बड़े हिस्से तक नीचे आ गया। खंभे के साथ लावण्या राठौर का शरीर भी स्वाभाविक रूप से नीचे आ गया, जबकि कुछ शक्तिशाली उड़ने वाले खंजर हवा की दिशा में चलते हुए उसके सिर के ऊपर से मात्र 1 इंच की दूरी से बाल बाल बचते हुए उड़ गए। हालांकि यह भयानक लग रहा था, लेकिन उसके बालों का एक तिनका भी नहीं गिरा था। फव्वाह फिर से चूक गया। प्लम ब्लॉसम डोम में लड़ाई सच में हमेशा बदलती रहती है। इस बार मुझे लगा कि उसे निश्चित रूप से चोट लगेगी, लेकिन अंत में फिर से बदलाव हो गया। ये बस अकल्पनीय है। लू जिजू ने दर्शकों की चर्चा सुनी और उसे एहसास हुआ कि उसका अंतिम प्रहार अपने लक्ष्य से चूक गया था। वह बेहद निराश था और साथ ही वह इसे ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकता था। आखिर हुआ क्या था? खंभे अचानक फिर से नीचे क्यों आ गए? इस धोखेबाज व्यूह ने एक बार फिर उस लड़की की जान बचा ली। उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही बेतुकी हद तक अच्छी थी। ठीक जब लू जिजू उदासी महसूस कर रहा था, उसे अचानक अपने सिर के ऊपर से एक विशाल आती हुई महसूस हुई। मैं कहती हूँ युवा मास्टर लू, आप लड़ाई के बीच में हैं तो आप ऐसे सुन्न कैसे हो सकते हैं? पहले आपने प्रहार कर लिया था, तो अब मेरी बारी है। एक युवती की मीठी आवाज गूंज उठी। ये क्या स्थिति है? लू जिजू ने समय रहते पूरी तरह से प्रतिक्रिया भी नहीं की थी कि उसे अपने सिर पर दर्द महसूस हुआ और अचानक उसका शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर गिर गया। एक धड़ाम पोंग की आवाज सुनाई दी और उसका शरीर एक तिरछे कोण पर हवा में उड़ता हुआ प्रतीत हुआ, जो संयोग से सीधे एक ऊपर उठते हुए खंभे से जा टकराया। इस खंभे की ऊपर उठती हुई शक्ति के झटके के कारण उसका पूरा शरीर फिर से ऊपर की ओर उछल गया और एक चाप बनाते हुए वह आसमान के बीच में उड़ा और फिर नीचे की ओर गिरने लगा। इस बार वह संयोग से दूसरे खंभे पर गिरा और यह खंभा न जाने कब ऊपर उठने लगा और वह एक बार फिर आसमान में उछाल दिया गया।
लू की किस्मत बहुत ही खराब लग रही थी क्योंकि वह एक बार फिर नीचे आया लेकिन फिर से ऊपर उछाल दिया गया। बार बार हर एक टक्कर में वह खंभे से जोर से टकराता जिससे एक भारी धड़ाम की आवाज़ आती। इसके बाद लू की दयनीय चीखें सुनाई देतीं। केवल उसकी चीखें सुनकर ही कोई भी यह कल्पना कर सकता था कि वह खंभों से कितनी जोर से टकराया था। इतना भारी प्रभाव और चोट कितनी गंभीर थी यह सोचकर ही किसी का भी दिल कांप उठता। लेकिन चूंकि यह सब बहुत अचानक हुआ कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। जब लू तीसरे खंभे से टकराया तब जाकर व्यूह के बाहर से आश्चर्य की चीखें सुनाई दीं। हे भगवान, क्या हुआ? क्या लू को काव्या राठौर ने हवा में उड़ा दिया था? क्या प्लम ब्लॉसम डोम युवा मास्टर लू की खासियत नहीं है? वह उस छोटे से देश की लड़की से कैसे हार गया? पहले काव्या राठौर ने कैसे प्रहार किया? क्या तुमने देखा? बस एक साधारण सी लात और वह युवा मास्टर लू को हवा में उड़ाने में सक्षम थी। कोई भी इस सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं था। सभी लोग कुछ देर तक अंदाज़ा ही लगाते रहे इससे पहले कि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि लू अभी ज़मीन पर नहीं उतरा था और अभी भी अलग अलग खंभों के बीच लगातार उछल रहा था। ये क्या स्थिति है? हे भगवान, मैं युवा मास्टर लू को आसमान के बीच में खून की उल्टी करते हुए देख सकता हूँ। युआन ज़ेयू भी जो उसने देखा उससे स्तब्ध था। उसने पहले ही लू के हारने की संभावना की उम्मीद की थी लेकिन चूंकि वह पहले ही हार चुका था फिर भी वह ज़मीन पर नीचे नहीं आ पा रहा था तो यह क्या था? वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रहा, फिर उसने आसपास की चीखें सुनी और अचानक उसे होश आया। उसने जल्दी से पुकारा, लोगों जल्दी करो, जाओ जाओ और व्यूह को बंद कर दो। इसे अभी बंद करो। युआन निवास के व्यूह मास्टर ने जल्दी से व्यूह को बंद कर दिया और लू अंततः आखिरी खंभे से सीधे नीचे गिर गया। युआन ज़ेयू ने ऊपर की ओर उड़ान भरी और उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने एक नज़र देखा और उसे एहसास हुआ कि लू पहले ही बेहोश हो चुका था। उसके चेहरे पर हरे और बैंगनी रंग के खरोंच थे और युआन ज़ेयू ने उसके शरीर पर कुछ जगहों को छुआ तो उसे पता चला कि उसकी 10 से ज़्यादा पसलियां टूट चुकी थीं और उसे एक गंभीर अंदरूनी चोट लगी थी। जिस बात को लेकर वह सबसे ज़्यादा चिंतित था वही हो गई। लू परिवार के युवा मास्टर को उसके स्थान पर गंभीर चोट लगी थी, इसलिए युआन परिवार को इस बारे में स्पष्टीकरण देने में काफ़ी मुश्किल होगी। युआन ज़ेयू ने जल्दी से पुकारा, जल्दी से हमारे निवास पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को बुलाओ। फिर हमारे भंडारगृह में जाओ और यहाँ की सबसे अच्छी औषधीय गोलियां लाओ। इस वर्तमान क्षण में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और हर कोई लू की हालत देखकर सदमे में था। टूर्नामेंट के दौरान साधकों का घायल होना तय था और इससे भी ज़्यादा गंभीर चोटें आमतौर पर देखी जाती थीं। लेकिन अब जो घायल हुआ था वह लू था, शीर्ष प्रतिपादक जो केवल युआन ज़ेयू से हारा था। जब वह सेलेस्टियल लाइट एकेडमी में था तो केवल वह दूसरों पर मुँह के बरसाता था। किसी ने उस पर ऐसा करने की हिम्मत कब की थी? या यूँ कहें कि उसे चोट पहुंचाने की क्षमता किसमें थी? लेकिन अब उसकी ऐसी भयानक दुर्दशा कर दी गई थी। इस समय सभी के सिर के ऊपर से एक स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। मैं कहती हूँ, अब क्या स्थिति है? क्या मैं पहले ही ये लड़ाई जीत चुकी हूँ? क्या युवा मास्टर युआन इस लड़ाई के जज नहीं हैं? आप परिणाम की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप मुझसे प्लम ब्लॉसम डोम पर ऐसे ही सुन्न खड़े रहने की उम्मीद कर रहे हैं? भीड़ ने सुन्न होकर अपने सिर उठाए क्योंकि उन्हें अचानक याद आया कि वे प्लम ब्लॉसम डोम में किसी को भूल गए थे। लावण्या राठौर ने पहले ही अपने चेहरे से काली पट्टी हटा दी थी। वह प्लम ब्लॉसम डोम के सबसे ऊंचे खंभे पर खड़ी थी और नीचे की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी क्योंकि उसने सभी पर नजर डाली। वह प्रकाश के विपरीत खड़ी थी और उसकी पीठ से सूरज की एक चकाचौंध करने वाली किरण चमक रही थी, मानो उसकी आकृति सोने की परत से ढकी हो। उसकी अद्वितीय सुंदरता की रूपरेखा ऐसी लग रही थी मानो कोई अमर प्राणी नीचे उतर आया हो। एक ही पल में हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। युआन ज़ेयू ने उसकी ओर कई बार देखा और जब लावण्या राठौर ने नाखुशी से अपनी बाहें उठाईं तब जाकर उसे होश आया और उसने कहा, सही है, यह मेरी लापरवाही है। इस लड़ाई की विजेता काव्या राठौर है। परिणाम सभी के लिए बिना किसी संदेह के स्पष्ट था, लेकिन जिस क्षण परिणाम की घोषणा की गई इसने अभी भी एक बड़ी हलचल मचा दी। इसका कारण ये था कि उनमें से कई लोगों ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि लावण्या राठौर ने लू ज़ेयू को कैसे हराया। यह क्या ये युवा मास्टर लू की हार मानी जाएगी? उनमें से कई के चेहरों पर शून्य भाव थे। तो वह कर भी क्या सकता है? काव्या राठौर वहां ऊपर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है जबकि युवा मास्टर लू पहले ही नीचे गिर चुके हैं और वह भी इतनी बुरी तरह से। ऐसा लगता है कि उन्हें गंभीर चोट लगी है, इसलिए भले ही वह अपनी हार मानने से इनकार कर दें उनके पास इस लड़ाई को जारी रखने का बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। लेकिन क्या यह उनके लिए अन्यायपूर्ण नहीं है? युवा मास्टर लू को स्पष्ट रूप से पहले पूर्ण लाभ प्राप्त था। वह काव्या राठौर बस भाग्यशाली थी तो वह इतनी आसानी से कैसे जीत गई? युवा मास्टर लू बस बहुत बदकिस्मत हैं। कुछ छात्राएं जो गुप्त रूप से युवा मास्टर लू की प्रशंसा करती थीं उन्होंने उनके लिए शोक और विलाप किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक अनुचित परिणाम था। बिल्कुल सही।
शुरुआत में वह बस आंखें मूंद कर भाग रही थी और अगर ऐसा न होता कि खंभा संयोग से नीचे आ गया तो वह शायद सीधे उससे टकरा जाती। और जब युवा मास्टर लू ने प्रहार किया तो खंभा अचानक फिर से नीचे आ गया जिससे उसे बहुत मदद मिली, अन्यथा वह निश्चित रूप से नीचे गिर जाती। फिर यह कैसे संभव था कि उसे युवा मास्टर लू पर हमला करने का मौका मिलता? सही बात है, वह बस बहुत भाग्यशाली है। युवा मास्टर लू बस बहुत पहले हालांकि उन पर प्रहार किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके पास खुद को स्थिर करने और एक बार फिर से लड़ने का अवसर था। ये सब उन कुछ मनहूस खंभों की वजह से हुआ। यह इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है कि उन्होंने उसे बार बार हवा में उछाल दिया? एकाव्या राठौर को इस बार सच में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उनमें से कुछ ने जोर देकर कहा था कि लावण्या राठौर के जीतने का असली कारण पूरी तरह से उसकी किस्मत थी। बहुमत की क्षमता और दुनिया को समझने के दायरे के आधार पर वे बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई इंसान 5वें स्तर के व्यू के काम करने के तरीके को समझने में सक्षम था, ये समझते हुए कि वे प्लम ब्लॉसम डोम कैसे फैलते और सिकुड़ते हैं और प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हराने के लिए उस हमेशा बदलती लय का उपयोग कैसे किया जा सकता है। लावण्या राठौर प्लम ब्लॉसम डोम से नीचे उड़ी और युआन जेयू के ठीक सामने नज़ाकत से घूमी। युआन जेयू के चेहरे के भाव थोड़े जटिल लग रहे थे, लेकिन जिस नज़र से उसने उसे देखा वह उसके प्रति अपनी प्रशंसा को छिपा नहीं सका। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लावण्या राठौर इतनी आसानी से लू जिजू को हरा सकती है। इसका केवल यही अर्थ था कि उसके पास न केवल एक उत्कृष्ट जन्मजात प्रतिभा थी, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि उसके पास दिमाग था और जिसमें उसका वह मीठा और कोमल रूप भी शामिल था। युआन जेयू को लगा कि वह उस पर गहराई से मुग्ध हो गया है। केवल वह सबसे श्रेष्ठ उसके लिए उपयुक्त थी। अन्य बड़े परिवारों की बेटियों की तुलना में वे सभी बिल्कुल साधारण थीं। मिस राठौर, जीत हासिल करने पर बधाई। चूंकि आपने लू जिजू को हरा दिया है, मार्शल आर्ट स्टेज में आपकी रैंकिंग ने काफ़ी हद तक एक कदम आगे बढ़ाया है। अकादमी में प्रवेश किए मुश्किल से 2 सप्ताह ही हुए हैं और आप पहले ही मार्शल आर्ट स्टेज में तीसरे स्थान पर आ गई हैं। आपकी उपलब्धियां सेलेस्टियल लाइट एकेडमी के इतिहास में एक रिकॉर्ड छोड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। युआन जेयू ने गंभीरता से बात की, लेकिन लावण्या राठौर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे किसी मार्शल आर्ट स्टेज रैंकिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल एक ही बात की चिंता है, क्या मैं अब अपना जीता हुआ दांव ले जा सकती हूँ? जैसे ही उसने पूछा, उपस्थित लोग शांत होने लगे। युआन जेयू का चेहरा हिचकिचाहट से भर गया। ये लावण्या राठौर की त्योरियां चढ़ गईं और उसने झुंझलाते हुए जवाब दिया, युवा मास्टर युआन का क्या मतलब है? हम पहले ही इस पर सहमत हो चुके थे, मुझे मत बताना कि आपको अब पछतावा हो रहा है। युआन जेयू अभी कुछ कह ही पाता कि आसपास की भीड़ चिल्लाने लगी। तुम्हें युवा मास्टर लू का डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड ले जाने का क्या अधिकार है? तुम आज की लड़ाई सिर्फ किस्मत की वजह से जीत पाई हो, है ना? अगर तुम्हारी यह घटिया किस्मत न होती तो तुम पहले ही नीचे गिर गई होती, तुम्हारी सारी हड्डियां टूट चुकी होती और इस लड़ाई को जीतने की बात तो भूल ही जाओ। बिल्कुल सही। क्या ये सब तुम्हारी किस्मत की वजह से नहीं है? किस्मत के बल पर जीतने पर तुम्हें मन ही मन खुश होना चाहिए। तुम अभी भी इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो और युवा मास्टर लू की साधना पद्धति ले जाने की मांग कर सकती हो? सही बात है, युवा मास्टर लू बस बदकिस्मत हैं कि वे बिना किसी कारण के गिर गए। तो अगर उनकी साधना पद्धति भी उनसे छीन ली गई तो यह उनके लिए बहुत अन्यायपूर्ण होगा। लावण्या राठौर पीछे मुड़ी और उसकी बर्फीली नज़र सब पर घूम गई। जो कुछ लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे उनका सामना उसकी बर्फीली ठंडी नज़र से हुआ और उनमें उसकी आंखों में देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने अपराधबोध में अपने मुंह बंद कर लिए। लावण्या राठौर ने ठंडी हंसी हंसते हुए एक बार फिर युआन जेयू की ओर देखा। क्यों? युवा मास्टर युआन बहुत हिचकिचा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको भी लगता है कि मैं ये लड़ाई पूरी तरह से किस्मत की वजह से जीती हूं और मुझे जीते हुए दांव का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है? युआन जेयू ने तुरंत अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं सोचता। इस दुनिया में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा जीत तो जीत है, हार तो हार है। इसका संयोग या गैर संयोग से क्या लेना देना है? लगता है युवा मास्टर युआन काफ़ी समझदार हैं। चूंकि ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे वह चीज़ दे दें जो लू जिजू ने दांव पर लगाई थी, क्योंकि मैं साधना करने के लिए वापस सेलेस्टियल लाइट एकेडमी जाने की तैयारी कर रही हूँ। लावण्या राठौर ने जवाब दिया। ओ यह मिस राठौर, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? युआन जेयू एक बार फिर हिचकिचाहट के दौर में चला गया क्योंकि उसने अभी भी डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड बाहर नहीं निकाला था। लावण्या राठौर का चेहरा उतर गया। युवा मास्टर युआन, इसका क्या मतलब है? चूंकि आपने पहले ही मेरी जीत स्वीकार कर ली है तो हारने पर किसी को हार भी स्वीकार करनी चाहिए। चूंकि उसने दांव लगाया था लेकिन अब उसे निभाने को तैयार नहीं है। क्या स्काई क्लाउड सिटी के बड़े परिवार इसी तरह मामलों को संभालते हैं? अकेले में बात करने की क्या ज़रूरत है? आप जो भी कहना चाहते हैं उसे अभी साफ साफ कह दें। युआन जेयू के चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह मुश्किल स्थिति में था।
उसने लावण्या राठौर को देखा और फिर नर्म गद्दे पर लेटे लू जिजू की ओर देखा और हार मानते हुए आह भरी। मिस राठौर, मैं जानता हूं कि आप में उत्कृष्ट जन्मजात प्रतिभा है, इसलिए आप गौरवान्वित और अहंकारी हैं। लेकिन आप अभी भी बहुत छोटी हैं और कुछ मामलों को समझ नहीं पाई हैं। इस दुनिया में केवल जीत हार या सही गलत की ही बात नहीं होती है, और भी बहुत सी बातों पर विचार करना होता है। हालांकि इस दौर में आप पहले ही जीत चुकी हैं और आपके पास डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड ले जाने का पर्याप्त कारण है, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? लू जिजू ने आपके साथ लड़ाई की और उसे इतनी भारी चोट लगी। अगर यह बात बाहर लीक हो गई तो लू परिवार पूरी तरह से क्रोधित हो जाएगा। लू परिवार के गुस्से को शांत करना कोई आसान बात नहीं है, और अगर आप अभी भी उनकी गुप्त साधना पद्धति को ले जाने की जिद करती हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि लू परिवार क्या करेगा? वे आपको बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लावण्या राठौर ने उनकी ईमानदार और नेक सलाह सुनी और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़कर एक उपहासपूर्ण मुस्कान में बदल गए। युवा मास्टर युआन, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गई। यह अच्छी बात है कि आप समझ गईं। युआन जेयू ने राहत की एक लंबी सांस ली। लेकिन तो क्या? लावण्या राठौर ने उदासीनता से अपनी बात जारी रखी। क्या? युआन जेयू को अपने ही कानों पर शक होने लगा। लावण्या राठौर ने शांत और संयमित तरीके से उसे जवाब देना जारी रखा। युवा मास्टर युआन, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपके नेक इरादे वाले सुझावों के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन चूंकि मैंने लड़ाई जीती है तो दांव ले जाना मेरा हक है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लू परिवार क्या करेगा, मुझे केवल वो चीज़ें पाने की चिंता है जो मुझे मिलनी चाहिए। तुम इस मामले की गंभीरता के बीच अंतर कैसे नहीं कर सकती? युआन जेयू नाखुश होने लगा। स्काई क्लाउड सिटी के बड़े परिवारों की ताकत की तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। लू परिवार के पुराने पूर्वजों में से एक तो सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर भी रह चुके हैं। आम लोग इस तरह के बड़े परिवार को नाराज करने में सक्षम नहीं हैं। अगर तुम सच में डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड को ले जाने वाली हो तो मेरे पास भी तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। लावण्या राठौर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कहा है कि मुझे युआन परिवार की सुरक्षा की आवश्यकता है ना? युवा मास्टर युआन, कृपया निश्चिंत रहें कि एक बार जब मैं युआन निवास के मुख्य द्वार से बाहर निकल जाऊंगी तो मेरे मामले से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो अब क्या आप मुझे डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड दे सकते हैं? युआन जेयू ने त्योरियां चढ़ाईं और वह ध्यान से उस युवती को घूरने लगा जिसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी, जबकि उसका दिल निराशा से भर गया था। वह सच में लावण्या राठौर को लुभाना चाहता था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उसे लू परिवार को नाराज करने की अनुमति नहीं दे सकता था। लू परिवार हमेशा अपने लोगों को बचाने में सबसे आगे रहता था और अनुचित होने के लिए जाना जाता था। लेकिन ये लड़की तो एक ही धुन में थी, जो पूरी तरह से अपनी बात से टस से मज नहीं हो रही थी और पूरी तरह से उसकी सलाह को नज़रअंदाज कर रही थी। लावण्या राठौर ने अपना कोमल हाथ फैलाया और उसे ऊपर उठाते हुए युआन जेयू द्वारा उसे साधना पद्धति सौंपने का इंतजार करने लगी। युआन जेयू ने अपने दांत पीसे और उसे आगे समझाने की कोशिश की, ऐसा करते हैं मिस राठौर, आप वास्तव में जीत गई हैं, इसलिए आपका खाली हाथ लौटना वास्तव में सही नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मुआवजे के तौर पर 1 लाख उच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा। जब लावण्या राठौर ने उसकी बात सुनी तो वह दंग रह गई। आप मुझे पैसा देना चाहते हैं? युआन जेयू ने जवाब दिया, डिवाइन मार्शल रिकॉर्ड एक साधना पद्धति है जो शरीर को प्रशिक्षित करती है। आपका इस तरह के प्रशिक्षण में जाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वैसे भी आपके लिए इससे साधना करना असंभव है। तो इसे पाने के बाद आप शायद इसे नीलामी घर में पैसों के लिए बेच देंगी। एक पृथ्वी ग्रेड साधना पद्धति का मूल मूल्य कुछ लाख उच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन होता है। इसके अलावा ये कुछ ऐसा है जिसे लू परिवार ने खो दिया है, इसलिए भले ही आप इसे नीलामी घर में ले आएं, संभवतः कोई भी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। चूंकि ऐसी बात है तो क्यों न मेरे सम्मान की खातिर इसे मुझे रियायती मूल्य पर बेच दें, आपका क्या ख्याल है? लावण्या राठौर की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। युवा मास्टर युआन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? युआन परिवार स्काई क्लाउड सिटी का नंबर 1 बड़ा परिवार है, तो निश्चित रूप से आपको लू परिवार की इस हद तक चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना? युआन जेयू उसकी आंखों में घूरता रहा और ये देखकर कि वह पूरी तरह से इसे कोई मुद्दा ही नहीं मान रही थी, उसका दिल चिंतित और घबरा गया। वह बिना सोचे समझे बोल पड़ा, मिस राठौर, मैं लू परिवार से क्यों डरूंगा? मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर आपको सच में स्पिरिट स्टोन या किसी उपयुक्त साधना पद्धति की कमी है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप लू परिवार को नाराज न करें। मेरी बात मानिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए इस मामले को यहीं छोड़ दीजिए। ये बातचीत बहुत ही सीधी थी और उनमें से कई लोग समझ गए थे कि उसका क्या मतलब था। निश्चित रूप से ये सच नहीं हो सकता। युवा मास्टर युआन को सच में काव्या राठौर पसंद आ गई है। ये झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन इस मिस राठौर में ऐसी क्षमता और रूप है तो भले ही युवा मास्टर युआन उसे पसंद करें, इसे भी सामान्य ही माना जाएगा, है ना? मुझे उससे बहुत जलन हो रही है।
युवा मास्टर युआन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? उन्होंने पहले ही उसकी ओर से सोच लिया है और यहाँ तक कि उसे स्पिरिट स्टोन देने की भी पहल की है ताकि वह लू परिवार को नाराज न करे। लावण्या राठौर ने उसके भावुक इरादे को सुना लेकिन केवल उपहास के साथ मुस्कुराई, उसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। स्काई क्लाउड सिटी के नंबर 1 बड़े परिवार के इस उत्तराधिकारी ने सच में खुद को डॉन हुआन आशिक मिजाज समझ लिया था।